ये है हबल टेलीस्कोप द्वारा ली गई हमारी गैलेक्सी के अब तक के सबसे बड़े स्टार ग्रुप की इमेज। यहाँ लाखों स्टार्स हैं जो कि ग्रेविटी के द्वारा इस तरह बंधे हुए हैं कि एक विशालकाय ग्रुप को बना रहे हैं। पृथ्वी से 17,000 लाइट ईयर दूर तारों के इस महाविशालकाय झुंड में सब कुछ है जो नासा को चाहिए। तारों की उम्र से लेकर आकाशगंगा की उम्र और ब्रह्मांड के सभी रहस्य सब कुछ इसी में है। अगर ये ना होते तो आज हम ना तो अपनी गैलेक्सी की सही उम्र जान पाते और ना ही ये पता चलता कि तारे कितने तरह के हैं और ब्रह्मांड में आकाशगंगाएं कैसे बनती हैं। पूरे ब्रह्मांड का इतिहास लिए ये महाविशालकाय झुंड आखिर क्या है, ये कैसे बनते हैं, आखिर इनका आकार और मास कितना है, क्या ये ब्लैक होल से भी ज्यादा भारी हैं, आखिर नासा इन पर इतना फोकस क्यों कर रहा है, और क्या हमारा सूर्य भी इसी तरह के तारों के ग्रुप का हिस्सा है। तो इन्हीं सभी बातों को जानने के लिए अपनी कमर कस लीजिए और तैयार हो जाइए मेरे साथ एक और अद्भुत यात्रा के लिए, जहां हम अपने स्पेसशिप से मिल्की वे और एंड्रोमेडा गैलेक्सी की ओर जाएंगे और इन तारों के महाविशालकाय ग्रुप में घुसकर इन्हें करीब से समझेंगे। तो चलिए अपनी ये यात्रा शुरू करते हैं। सितारे आकाशगंगा के वो ऑब्जेक्ट जो लगातार फ्यूजन करते हैं और हमें चमकते हुए दिखाई देते हैं। एक गैलेक्सी में ऐसे 200 अरब तक सितारे होते हैं जो आकाशगंगा को एक आकार देते हैं। इन्हीं सितारों के अपने अपने ग्रह होते हैं जो कि इनकी लगातार परिक्रमा करते हैं। अगर ग्रह इनके हैबिटेबल जोन यानी गोल्डीलोक जोन में होता है तो उस पर जीवन की संभावना रहती है। ठीक इसी तरह हमारी पृथ्वी और हमारा सूर्य है। पिछले 460 करोड़ सालों से दहक रहा हमारा सूर्य पृथ्वी पर जीवन के लिए जिम्मेदार है। ऐसे ही कई स्टार्स हैं जो हमारी गैलेक्सी का हिस्सा हैं, पर अगर ये दो ग्रुप में हो और ग्रेविटी द्वारा बाउंड हो तो इन्हें बाइनरी स्टार कहा जाता है। पर जैसे जैसे तारों की संख्या बढ़ती है और कुछ 100 से कम तारों का ग्रुप हमें एक जगह बनता हुआ दिखाई देता है तो वह स्टार क्लस्टर की शक्ल ले लेता है। एक ही नेबुला यानी धूल के विशाल बादल से बने तारे ज्यादातर छोटे स्टार क्लस्टर का हिस्सा होते हैं जिन्हें ओपन क्लस्टर कहा जाता है। इन तारों के झुंड में आपको हमेशा नए बने हुए तारे ही दिखाई देंगे। इस तरह के क्लस्टर ज्यादातर उन गैलेक्सीज में बनते हैं जिनमें अभी भी स्टार फॉर्मेशन होती रहती है। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में वैज्ञानिकों ने इस तरह के अब तक 1100 क्लस्टर खोज लिए हैं, जहां वे लगातार हबल और वेब टेलीस्कोप की मदद से ऑब्जर्वेशन करते रहते हैं। अगर आप इन ओपन क्लस्टर को लगातार ऑब्जर्व करोगे तो आप स्टार के बनने की प्रक्रिया से लेकर ग्रहों तक को बनता हुआ देख पाओगे। यह लगातार कुछ न कुछ बनता है। हालांकि ये स्टार क्लस्टर यानी तारों के ग्रुप हर जगह नहीं मिलते हैं। नासा की माने तो केवल स्पाइरल गैलेक्सी और इर्रेगुलर गैलेक्सी का ही ये हिस्सा होते हैं। हमारी मिल्की वे और एंड्रोमेडा गैलेक्सी स्पाइरल गैलेक्सी हैं, जहां आप तारों के इस तरह के क्लस्टर्स को खोज सकते हैं। पुरानी गैलेक्सीज और वह गैलेक्सीज जिनमें तारों का बनना बिल्कुल बंद हो गया है, वह इस तरह के क्लस्टर नहीं मिलते हैं। ज्यादातर इलिप्टिकल विशाल गैलेक्सीज में आपको इस तरह के क्लस्टर नहीं मिलेंगे। ये सभी ओपन क्लस्टर ग्रेविटी द्वारा काफी हल्के से बंधे हुए होते हैं, इसलिए समय के साथ साथ यहाँ मौजूद तारे लगातार एक दूसरे से अलग होकर बहुत दूर चले जाते हैं और क्लस्टर की जगह अब तारों का कोई नामो निशान नहीं होता है। ये सब कुछ लाखों सालों में ही हो जाता है, जो कि स्पेस के टाइम के हिसाब से बहुत ही कम समय है। इंसानी स्केल पर देखें तो ये बस कुछ महीनों का ही खेल है कि तारे बने और एक ओपन क्लस्टर अस्तित्व में आया। हमने उसमें मौजूद तारों की उम्र देखी और उनके केमिकल कंपोजिशन को पढ़ा और फिर थोड़े ही महीनों में सभी तारे अलग अलग अपनी दिशा में चले गए। हालांकि इतने कम समय तक भी अस्तित्व में रहने के बाद भी ये हमें बहुत सी जानकारी दे देते हैं। इनकी मदद से हम बाइनरी स्टार्स को अच्छे से समझ सकते हैं। बाइनरी स्टार्स में दो तारे होते हैं जो एक दूसरे के सेंटर की परिक्रमा करते हैं। ओपन क्लस्टर में इनकी संख्या बहुत ज्यादा होती है, जिससे हम इन्हें और अच्छे से जान सकते हैं। हमारे सूर्य का पड़ोसी तारा भी बाइनरी है। अल्फा सेंटोरी ए और अल्फा सेंटोरी बी दोनों बाइनरी पेयर हैं। अगर हम क्लस्टर की मदद से बाइनरी स्टार फॉर्मेशन को समझ पाए तो भविष्य में हम इन तारों के ग्रह पर भी मानव सभ्यता के जीवन की संभावना को और अच्छे से जान पाएंगे। पृथ्वी से 440 लाइट ईयर दूर एक इसी तरह का ओपन क्लस्टर मौजूद है जिसे प्लेडियस के नाम से जाना जाता है। यहाँ सैकड़ों तारे हैं
पर हमें पृथ्वी से अपनी आंखों से केवल इसके साथ ही सबसे ब्राइट तारे दिखाई देते हैं, जिस कारण इन्हें सेवन सिस्टर भी कहा जाता है। भारतीय संस्कृति की बात करें तो इस स्टार क्लस्टर को कृतिका नक्षत्र के नाम से भी जाना जाता है। करीब 20 लाइट ईयर में फैला ये क्लस्टर 15 करोड़ साल पुराना है, पर आगे आने वाले 10 करोड़ साल बाद इसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। ओपन क्लस्टर बहुत कम समय के लिए ही बनते हैं, पर मानव इतिहास के लिए यह समय भी बहुत ज्यादा है। पर तारों का ग्रुप यहीं तक नहीं है। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में इससे भी लाखों गुना बड़े स्टार क्लस्टर मौजूद हैं, जिनका आकार आपके होश तक उड़ा देगा। उम्र में भी अरबों साल पुराने तारों के ये ग्रुप किसी को भी अपने सामने नहीं टिकने देते हैं। मैं बात कर रहा हूं तारों के उन महाविशालकाय ग्रुप्स की, जिसमें हजारों और लाखों तारे ग्रेविटी के द्वारा इस तरह से बंधे हुए हैं, कई अरबों सालों तक उससे बाहर नहीं निकल पाते और उसकी परिक्रमा करते रहते हैं। तारों के इन महाविशालकाय ग्रुप्स को ग्लोबुलर क्लस्टर कहा जाता है। अगर आप इन्हें देखना चाहते हैं तो ये आपको आंखों से एक विशाल तारे की तरह ही दिखाई देंगे। आप इनके बीच में और किसी ब्राइट स्टार में फर्क नहीं कर पाओगे। इसे करीब से देखने के लिए आपको शक्तिशाली टेलीस्कोप चाहिए, जो इसमें मौजूद तारों को आपको दिखा सके। आज से 300 साल पहले भी वैज्ञानिक इसे स्टार ही समझते थे, पर जैसे जैसे टेलीस्कोप बेहतर हुए तो कई ग्लोबुलर क्लस्टर सामने आए और पहली बार हमने जाना कि तारों का भी इतना विशाल ग्रुप हो सकता है। पृथ्वी से 17,000 लाइट ईयर दूर इसी तरह का एक ग्लोबुलर क्लस्टर है, जिसका आकार ही आपके होश उड़ा देगा। ये मिल्की वे गैलेक्सी का सबसे विशाल स्टार क्लस्टर यानी तारों का गुच्छा है। ओमेगा सेंटोरी नाम का ये ग्लोबुलर क्लस्टर करीब 150 लाइट ईयर में फैला है। अगर इसके आकार की हम अपने सोलर सिस्टम से तुलना करें तो करीब 78,750 सोलर सिस्टम एक ही लाइन में इसमें समा सकते हैं। अगर इसमें मौजूद तारों की बात करें तो यहाँ करीब 1 करोड़ तारे हैं, जिनका टोटल मास 40 लाख सूर्यों जितना है। यानी इसका मास हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर में मौजूद महाविशालकाय ब्लैक होल सैजिटेरियस ए स्टार जितना है। इतने भारी होने के कारण ही इसे गैलेक्सी का सबसे मैसिव ग्लोबुलर क्लस्टर भी कहा जाता है। अब आप इसकी इमेज को ध्यान से देखिए। इसकी कोर में आप कई तारों को बेहद पास पाएंगे। तारे यहाँ इतने ज्यादा क्लोज हैं कि इनकी आपस में दूरी केवल 0.1 लाइट ईयर है। यानी हमारे पड़ोसी तारे प्रोक्सिमा सेंटोरी की जो सूर्य से दूरी है, ये उस दूरी से भी 43 टाइम्स कम दूरी पर इसकी कोर की परिक्रमा करते हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि यहाँ एक विशालकाय ब्लैक होल हो सकता है, जिसके कारण तारे इतने ज्यादा इसके सेंटर में कंसंट्रेटेड हैं। ये ब्लैक होल हबल टेलीस्कोप की ऑब्जर्वेशन से सामने आया है। इंटरमीडिएट मास का ये ब्लैक होल सूर्य से 8,200 गुना ज्यादा भारी है। जुलाई 2024 में इसके 7 तारों की स्पीड को ऑब्जर्व किया गया, जिसके आधार पर यहाँ ब्लैक होल कंफर्म हुआ। ब्लैक होल लाइट से इंटरेक्ट नहीं करते, इस कारण से इन्हें विजिबल लाइट में नहीं देखा जा सकता है। इसके आसपास मौजूद तारों की विचित्र स्पीड और ऑर्बिट से ही इसे कंफर्म किया गया है। अगर हम इस ग्लोबुलर क्लस्टर को वाइजर 1 से पार करने की कोशिश करें तो हमें 26 लाख साल लग जाएंगे, और अगर पार्कर सोलर प्रोब की 200 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से इसे पार किया जाए तो हमें 2,20,000 साल लगेंगे, जिससे आप इसके आकार को समझ सकते हैं कि इसे हम आज की किसी भी टेक्नोलॉजी से पार नहीं कर सकते। पर यह ग्लोबुलर क्लस्टर भी कुछ नहीं है। पृथ्वी से 25,20,000 लाइट ईयर दूर एंड्रोमेडा गैलेक्सी में एक ऐसा ही ग्लोबुलर क्लस्टर है, जिसे ब्रह्मांड का सबसे ब्राइट स्टार क्लस्टर भी कहा जाता है। मेयाल सेकंड नाम का ये ग्लोबुलर क्लस्टर सूर्य से 20 लाख गुना ब्राइट और ओमेगा सेंटोरी से भी 2 गुना ज्यादा भारी है, और इसकी उम्र भी बहुत पुरानी है। वैज्ञानिक मानते हैं कि इसमें मौजूद तारों की एवरेज एज करीब 12 अरब साल है, वहीं ओमेगा सेंटोरी की 11 अरब साल के बराबर है। हालांकि आकार में भले ही ओमेगा सेंटोरी से छोटा है, पर इसके सेंटर में हमारी गैलेक्सी के ओमेगा सेंटोरी से 2 गुना ज्यादा मैसिव ब्लैक होल है, जिसके कारण इसके सेंटर में बहुत से स्टार काफी ज्यादा कंसंट्रेटेड दिखाई देते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ कई जनरेशन के तारे हैं। तारे ज्यादातर अपनी मेटालिसिटी के आधार पर कैटेगराइज किए जाते हैं। ये पॉपुलेशन 3, 2 और 1 की कैटेगरी में डिवाइडेड हैं, जहां पॉपुलेशन 3 स्टार वो हैं जो कि यूनिवर्स के बनते ही अपने अस्तित्व में आए।
इन्हें ब्रह्मांड का पहला स्टार भी कहा जाता है और ये केवल हाइड्रोजन और हीलियम से बने हैं और कोई भी हैवी एलिमेंट इनमें नहीं है। हालांकि इन्हें आज तक खोजा नहीं गया है, पर थ्योरी में ये एग्जिस्ट करते हैं। इसके बाद आते हैं पॉपुलेशन 2 स्टार, जो कि ब्रह्मांड के सबसे पुराने देखे गए तारे हैं। ये ज्यादातर गैलेक्सी के हालो यानी बाहरी क्षेत्र में दिखाई देते हैं, या फिर आप इन्हें ग्लोबुलर क्रिस्टल में देख सकते हैं। ओमेगा सेंटोरी और मेयाल सेकंड में इसी तरह के पॉपुलेशन 2 स्टार्स हैं। वहीं पॉपुलेशन 1 स्टार काफी यंग स्टार होते हैं, जिनमें हाइड्रोजन और हीलियम के अलावा भी बहुत से हैवी एलिमेंट होते हैं। इस तरह के तारे हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में बहुत हैं। हमारा सूर्य भी पॉपुलेशन 1 स्टार है और अभी भी अपनी यंग एज में है। अगर आप ध्यान से देखें तो दोनों तरह के क्लस्टर यानी ओपन और ग्लोबुलर क्लस्टर में अलग अलग तारे हैं। पॉपुलेशन 1 स्टार ज्यादातर ओपन क्लस्टर का हिस्सा है और पॉपुलेशन 2 स्टार ग्लोबुलर क्लस्टर में बहुत ज्यादा दिखाई देते हैं। हालांकि वैज्ञानिकों को ग्लोबुलर क्लस्टर को लेकर बहुत ही दुविधा भी है। एक तो ये गैलेक्टिक हालो में पाए जाते हैं, दूसरा ये इतने विशाल होते हैं और इन्हें देखकर ऐसा लगता है कि ये कोई ड्वार्फ गैलेक्सी थी जो कि मिल्की वे और एंड्रोमेडा गैलेक्सी से टकराकर उसका हिस्सा बन चुकी है। पर इसके तारे आज भी इसकी ही ऑर्बिट कर रहे हैं। ड्वार्फ गैलेक्सी और ग्लोबुलर क्लस्टर में आज भी कंफ्यूजन जारी है। पर अब हम आगे बात अपने सूर्य की करेंगे और देखेंगे कि क्या हमारा सूर्य भी किसी स्टार क्लस्टर का हिस्सा है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो सूर्य पॉपुलेशन 1 स्टार है, जो कि यंग है। वैज्ञानिक मानते हैं कि जब सूर्य का जन्म हो रहा था तब वह किसी ओपन क्लस्टर का हिस्सा जरूर रहा होगा, पर कुछ करोड़ों साल बाद ओपन क्लस्टर की ग्रेविटी से सूर्य बाहर हो गया और एकदम अलग स्टार रहकर अब लगातार दहक रहा है। हालांकि सूर्य किस गैस के बादल से बना और इसके पहले पड़ोसी तारे क्या थे, इनका पता लगाना अब लगभग असंभव है। पर यह पक्का है कि हमारा सूर्य किसी भी स्टार क्लस्टर का हिस्सा नहीं है। हो सकता है कि भविष्य में किसी ग्लोबुलर क्लस्टर का हिस्सा बने, पर इस पर भी कह पाना बहुत जल्दबाजी होगी। फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यहाँ हमने स्टार क्लस्टर की बात की है कि वे कैसे बनते हैं और इनका आकार कितना विशाल है और इनमें तारे कितने हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको तारों का ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपको वीडियो में कोई बात अच्छी लगी तो आप कमेंट जरूर करें, हम उसका रिप्लाई जरूर करेंगे। इसके साथ साथ वीडियो को लाइक और शेयर करें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अब मैं आपसे मिलूंगा एक हफ्ते बाद एक और नई मजेदार साइंस वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, आपका दोस्त शिवम।